आज सतलज टेक्सटाइल्स पर हम फोकस करेंगे। तो ये कंपनी करीब 800 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली है। सिंथेटिक, नेचुरल, ब्लेंडेड यार्न सहित होम फर्निशिंग टेक्सटाइल्स ये बनाती है। वैल्यू एडेड सिंथेटिक और ब्लेंडेड यार्न्स में देश की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर्स में से एक है। सतलज टेक्सटाइल्स करीब 62 देशों में अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स करती है। आज कंपनी के मैनेजमेंट से हम मौजूदा कारोबार पर, डिमांड ट्रेंड पर, आगे की प्लानिंग पर और नए वित्त वर्ष को लेकर क्या आउटलुक है उन सब पर बात करेंगे। साथ ही रॉ मटेरियल प्राइसेस, एक्सपोर्ट बढ़ाने की योजनाओं और आगे के ऑफकोर्स ग्रोथ आउटलुक क्या है, इसके भी डिटेल्स जानेंगे। आइए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कंपनी के सीईओ और प्रेसिडेंट जुड़ चुके हैं। उपदीप सिंह चतरथ हमारे साथ हैं। उपदीप सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका सर जी बिजनेस पे। सर, सबसे पहले तो कंपनी के नमस्कार सर, जो लेटेस्ट हमने क्वार्टरली नंबर्स आते हुए देखे वित्त वर्ष 2023 के जो आखिरी क्वार्टर के टॉप लाइन की अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ वाई आधार पर कंपेयर करते हैं तो यहाँ ग्रोथ नहीं दिखी, और क्वार्टर 4 को जब हम कंपेयर करते हैं इसकी टॉप लाइन को तो 16.5% की गिरावट देखने को मिली। क्या कारण रहा है सर इस गिरावट का, और क्या डिमांड को लेके किसी तरह के इश्यूज हैं? स्वाति, अगर हम देखें कि आप Q4 फाइनेंशियल ईयर 22 की अगर बात करें और उसके बाद Q4 23 की बात करें, हाँ, उसमें टॉप लाइन में गिरावट आई, क्योंकि जो 22 ईयर था दैट वाज एक्सेप्शनली गुड इन टर्म्स ऑफ डिमांड, बिकॉज दैट वो आई पेंट अप डिमांड जो कि कोविड के बाद की थी, और वो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक बहुत बढ़िया साल था। और उसके बाद जो तीसरे और चौथे क्वार्टर में यहाँ पे पिछले साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23 में देखने में आया कि डिमांड पे बहुत ज्यादा प्रेशर आया, और वॉलेटिलिटी इन रॉ मटेरियल, जो अपने कॉटन की प्राइसेस थी वो बहुत वॉलेटाइल हो गई। इसी तरह पॉलिएस्टर की प्राइसेस भी वॉलेटाइल हुई। तो ये सारों के चलते हुए कि अपने क्वार्टर 3 और 4 फाइनेंशियल ईयर 23 में ये थोड़ा सा टेक्सटाइल सेक्टर में थोड़ा सा प्रेशर रहा। इसके चलते हुए अपना क्वार्टर 4 जो था 23 एज कंपेयर टू क्वार्टर 4 ऑफ 22, उसमें टॉप लाइन और बॉटम लाइन में गिरावट आई। सर, आपने ये तो कारण हमको बता दिया कि किस कारण से प्रेशर दिखा। सर, अब थोड़ा सा सेगमेंट वाइज बात करते हैं। आपका अब होम फर्निशिंग का जो सेगमेंट है उसमें जरा बताइए कि ये जो बीते वित्त वर्ष है, वित्त वर्ष 2023, उसमें टॉप लाइन, बॉटम लाइन का किस तरह का कंट्रीब्यूशन रहा है, और अब आगे कंपनी का प्लान क्या है, उसको किस तरह से ग्रो किया जाएगा? देखिए, अगर हम सेगमेंट वाइज की बात करें नेहा जी, तो इसमें जो यार्न सेगमेंट है वो हमारा, एज मैंने आपको पहले बताया कि सतलज टेक्सटाइल जो है ये वैल्यू एडेड यार्न में भारत में सबसे प्रमुख कंपनी है, और दिन का तकरीबन 300 टन हमारा डाइड यार्न बनता है इस कंपनी में, जिसमें कि सिंथेटिक और कॉटन मिला के है ये। तो अपने यार्न सेगमेंट में हम एक लीडरशिप पोजीशन पे है इन डाइड यार्न, तो उस पे हमें लगता है कि आगे चल के भी कंपनी अपनी जो लीडरशिप पोजीशन है वो बरकरार रखेगी। होम टेक्सटाइल अपना ओवरऑल बिजनेस में इस वक्त थोड़ा छोटा बिजनेस है, तकरीबन अगर देखा जाए तो तकरीबन 160 करोड़ का बिजनेस है साल बाय साल का। तो इसमें थोड़ा प्रेशर रहा हमें, क्योंकि होम टेक्सटाइल एक जो जिस सेगमेंट में हम हैं ये है अपहोल्स्ट्री एंड ड्रेपरी, ये थोड़ा सा डिस्क्रिशनरी सेक्टर रहा, तो इसके चलते हुए थोड़ा सा इस पे अपने को ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ा। तो आगे चलते हुए मुझे लगता है कि इस साल में अपन होम टेक्सटाइल को भी अपन टर्न अराउंड कर पाएंगे। अगर आप थोड़ा इसी का ब्रेकअप दे सके, B2B, B2C, इसको किस तरह से बढ़ाने का, इंक्रीज करने का प्लान है सर? अगर आप होम टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं तो इसमें अपन B2B2C में हमने एक ब्रांड लॉन्च किया था, नेस्टेरा, जो कि एक कट सर्विस ब्रांड है, जो कि हमारे जो रिटेलर्स हैं, जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो अपने दुकान पे बेचते हैं फॉर ड्रेपरी एज वेल एज फॉर अपहोल्स्ट्री। तो ये हमारा प्लान है कि इसको थोड़ा सा आगे हम बढ़ाएंगे, क्योंकि ये एक वैल्यू एडिड सेगमेंट है। तो ये है, और B2B में हमारा जो एक्सपोर्ट है होम टेक्सटाइल में वो बढ़ रहा है, और इसमें मेजर सेक्टर जो है वो है यूएस और यूके। अभी थोड़ा सा पिछले 2 क्वार्टर में देखने में आया कि यूएस में और यूके में थोड़ा सा डिमांड का प्रेशर है। तो मुझे लगता है कि ये आते हुए अगले 2-3 क्वार्टर में ये ठीक हो जाने की पूरी संभावना है। तो इससे हम होम टेक्सटाइल सेक्टर को भी ग्रो कर पाएंगे, मेनली इक्वली इन B2B और इन B2B2C।
ओके। अच्छा सर, आपने जब हमने शो की शुरुआत की, इंटरव्यू की शुरुआत की, तभी आपने हमें कारण बताया था कि किस कारण से यहाँ गिरावट हमने टॉप लाइन में यहाँ पर आते हुए देखी। मुझे बताइए सर, जो करंट रॉ मटेरियल प्राइस है, ऑफ कोर्स यहाँ पर कॉटन एक बड़ा रॉ मटेरियल आपके लिए हो जाता है, पॉलिएस्टर का भी आपने जिक्र किया, विच इज़ ड्रिवन बाय क्रूड प्राइसेस ऑल्सो। सर, अभी किस प्रकार की स्थिति दिखाई दे रही है और आउटलुक क्या है इस वित्त वर्ष के लिए? अगर मैं पहले कॉटन की बात करूं, तो कॉटन में अगर देखा जाए तो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। तो इसमें इस बारी जो हमें लग रहा है, और जो अभी तक अराइवल हो गई है पिछले क्रॉप की, वो तकरीबन 80% अराइवल हो गई है ऑन एस्टिमेटेड क्रॉप ऑफ ऑलमोस्ट जिसे 330 लाख बेल्स, जो कि अपने वन ऑफ द एस्टिमेट है। तो इसमें मुझे लगता है कि इस साल जो कॉटन का क्रॉप थोड़ा ठीक रहने की उम्मीद है, और आगे की जो सोइंग है वो भी प्रॉपर ढंग से अभी हो गई है। अभी जो है इरिगेटेड एरियाज में सोइंग, यानी कि नॉर्थ बेल्ट में सोइंग हो गई है, और रेन फेड एरिया में भी अभी सोइंग स्टार्ट हो रही है, क्योंकि अभी लग रहा है कि रेनफॉल भी ठीक होने की संभावना है। तो इससे मुझे लगता है कि कॉटन की जो क्रॉप है, अगले साल भी कॉटन की क्रॉप ठीक रहने की उम्मीद है। पर अभी ये देखना पड़ेगा डिमांड पे, कि डिमांड पे अगर प्रेशर रहा तो कॉटन की प्राइस पे भी प्रेशर रहेगा। अगर बात करें हम पॉलिएस्टर की, पॉलिएस्टर अब ज्यादातर जैसे पॉलिएस्टर है वो इंटरनेशनल प्राइस पे चलता है। तो मेजर कंपनी जो रॉ मटेरियल की इंडिया में है, वर्जिन पॉलिएस्टर की, वो रिलायंस है, तो उनकी जो पैरिटी रहती है वो इंटरनेशनल प्राइस के साथ रहती है। आज मुझे लगता है कि जो इंटरनेशनल प्राइसेस के हिसाब से यहाँ पे इंडिया में जो पॉलिएस्टर की प्राइस है, ये मोर और लेस स्टेबल हो चुकी है। और एक और इसमें मेजर रीजन है रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर। आज अगर हम देखा जाए टेक्सटाइल सेक्टर में तकरीबन 40 to 50% रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर जो पेट बॉटल से बनता है वो यूज हो रहा है, और इसके चलते भी अपनी जो प्राइसेस हैं पेट बॉटल्स की, वो थोड़ा सा अभी स्टेबल होने की संभावना है। और जैसे जैसे इसकी अवेलेबिलिटी अभी बढ़ेगी तो इस पे आई थिंक पॉलिएस्टर प्राइसेस आर मोर और लेस स्टेबल, अभी जो मुझे लग रहा है। और देखेंगे इस फॉर FY24 पार्डन नहीं, मार्जिन्स में हम यहाँ से सुधार होता हुआ देखेंगे? FY24 में मुझे लग रहा है कि पहला क्वार्टर तो नहीं, बट तीसरे चौथे क्वार्टर में थोड़ा सुधार होता दिखाई दे रहा है। तब तक थोड़ी डिमांड भी बढ़ने की संभावना है। अभी तक क्या था कि रिटेलर्स के पास ऑन ग्राउंड अभी तक जिसे इन्वेंट्रीज थी वो अब डिप्लीट होनी चालू हो गई हैं। तो मुझे लगता है कि तीसरे और चौथे क्वार्टर में टेक्सटाइल को सुधार आने में संभावना लग रही है। अच्छा सर, थोड़ा एक्सपोर्ट्स पे बात कर लेते हैं, सिंस आपका जो प्रेजेंस है, आपकी क्लाइंटेल है, वो 65 से अधिक देशों में फैली हुई है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, प्लीज करेक्ट मी, कि यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन सब में आपके कुछ बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। हालांकि हमने देखा है कि जो एक्सपोर्ट्स है वो सालाना आधार पर यहाँ पर गिरा है। तो सर, अभी हम जानना चाहेंगे, क्या एक्सपोर्ट मार्केट अभी भी प्रभावित दिखाई दे रहा है? जिस तरह की स्लोडाउन की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है या चिंताएं उभरती हुई दिख रही हैं, सर अभी स्थिति कैसी है और आगे जाते हुए एक्सपोर्ट्स को लेके क्या अपडेट है सर? किस तरह का आप डिमांड एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, अगर मैं एक्सपोर्ट की अब की बात करूं तो इस वक्त थोड़ा प्रेशर रहा एक्सपोर्ट पे, स्पेशली कंट्रीज लाइक यूएसए से और यूरोप से। okay. देखा जाए तो हमारे यान का एक्सपोर्ट है, बेसिकली जो सिंथेटिक यान है वो ज्यादा जाता है टर्की में या लैटिन अमेरिका में। अच्छा। टर्की अर्थक्वेक के बाद थोड़ा सा अभी रिवाइवल टर्की में दिखाई दे रहा है। ऑल्दो प्राइसेस में प्रेशर है, बट डिमांड थोड़ी सी अभी एक्सपोर्ट में टर्की में और लैटिन अमेरिका में ठीक होती दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें यूएस में, थोड़ा सा अभी भी डिमांड का प्रेशर है, बट मुझे लग रहा है कि Q3 और Q4 तक ये सुधरना चाहिए। सर, आपका टोटल जो डेट है, कर्ज तकरीबन 950 करोड़ के आसपास का हो रहा है। सर, कोई डेट रिडक्शन प्लान है? इफ सो जरा उसके बारे में बताइए। इसमें नया देखें, अगर अपना जो टोटल डेट है, इसमें जो अपना लॉन्ग टर्म डेट है वो तकरीबन 394 करोड़ का है। बाकी तो वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल थोड़ा बढ़ जाता है बिकॉज अभी थोड़ी सी रॉ मटेरियल प्राइसेस भी उनकी थी, और अपना थोड़ा यूटिलाइजेशन पूरी होने के कारण अपने थोड़ा स्टॉक भी था यान का। तो अगर अपना लॉन्ग टर्म डेट देखें वो 394 करोड़ का है, ऑन अ टर्नओवर ऑफ अराउंड 3000 करोड़ के ऊपर। और इस पे हमने पिछले साल भी अपनी पूरी रीपेमेंट करी है और इस साल भी अपनी पूरी रीपेमेंट हो जाएंगी।
तो उस डेट पे अपने को कोई इतनी ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि अपनी डेट टू इक्विटी रेशो भी बड़ी इस पे अपने पूरे काबू में है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अपन कैपेक्स भी करते हैं। अच्छा सर, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हमने देखा 95% से गिरकर 91% पर आ गई। ये मैं यान सेगमेंट की बात कर रही हूँ सर, क्या कारण है इसके पीछे और यहाँ सुधार की कोई संभावनाएं दिख रही हैं इस बार? हाँ नया इसमें क्या है कि यान में जो अपनी नॉर्मल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रहती है डाइड यान में, वो तकरीबन 94 या 95% रहती है। तो पिछले क्वार्टर में थोड़ी सी गिरी होगी, क्योंकि अपनी हमने थोड़ा सा कोर्स काउंट बनाने चालू किए, जिसके कारण की बैलेंसिंग करने के लिए हमें कुछ जो फाइनल मशीन रहती है रिंग फ्रेम, उन थोड़े 3,000 या 4,000 स्पिंडल बंद करने पड़े। तो अपनी टोटल क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन उतना ही रहा या बढ़ा, बट रिंग फ्रेम हमें थोड़े बंद करने पड़े थोड़ा कोर्स काउंट जाने के लिए, तो उसका ये कारण है। ओके, तो सर फिर इस वित्त वर्ष में यहाँ पर सुधार दिखेगा, वापस से हम यूटिलाइजेशन उन्हीं लेवल्स पे आता हुआ देखेंगे, अभी समय लगेगा? मुझे लग रहा है कि अपन हमारा जो यूटिलाइजेशन है वो तकरीबन अगले क्वार्टर से और उसके आगे जाते हुए पूरा हो जाना चाहिए। और अभी भी अगर हम देखें तो प्रोडक्शन कैपेसिटी वाइज यानी कि किलोग्राम वाइज हमारा पूरा का पूरा किलोग्राम बन रहे हैं, तो यूटिलाइजेशन हमारा इस साल में ठीक हो जाना चाहिए। ओके, चलिए, तो यहाँ पर कुछ सुधार की डेफिनेटली संभावनाएं दिख रही हैं। अच्छा सर, सरकार ने यहाँ पर एक्सपोर्ट रोड टेप स्कीम के अंदर जो एक्सपोर्ट बेनिफिट्स हैं उनको साल भर के लिए एक्सटेंड किया है। आपके बिजनेस पे, आपके कारोबार पर किस तरह का असर आप देख रहे हैं? सरकार का ये जो रोड टैप एक्सटेंड करने का बड़ा वेलकम स्टेप है पूरी इंडस्ट्री के लिए। हमारे कारोबार पे भी इसका असर है, इस पे थोड़ा एक्सपोर्ट बेनिफिट जो मिलता है रोड टैप का। बेसिकली इस पे क्या है कि अपने जो खर्चे हैं वो ऑफसेट हो जाते हैं, जो एक्सपोर्ट के ट्रांजैक्शन कॉस्ट हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा एक स्टेप है, और इससे हमें भी जैसे बाकी इंडस्ट्री को, उसमें हमारी इंडस्ट्री को भी इसमें फायदा मिलेगा। ओके सर, पीएलआई स्कीम्स का कुछ आपको फायदा यहाँ पर मिलता है टेक्सटाइल्स के तहत, आपका जिस तरह का कारोबार है? देखो हमारे कारोबार में जो पीएलआई स्कीम है बेसिकली वो है बैनमेड फाइबर और गारमेंटिंग के उसमें और टेक्निकल टेक्सटाइल में। स्पिनिंग पीएलआई स्कीम में कवर नहीं होता है, तो अभी एज सच हमें जो हमारी कंपनी को पीएलआई स्कीम से कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलता। एक आखिरी सवाल, इस वित्त वर्ष के लिए कोई कैपेक्स प्लान्स है सर? इफ्सो जरा बताइए हमारे दर्शकों को। हमारा एक कैपेक्स ऑलरेडी अनाउंस्ड है, जो कि हम करने जाएंगे, जो कि तकरीबन लास्ट क्वार्टर जो है FY25 में कंप्लीट होगा। तो उसमें हमारे थोड़े जी स्पिंडलेज एडिशन है तकरीबन 90,000 के आसपास, और एक डाई हाउस लगाएंगे। तो ये हमारा जो कैपेक्स पूरा होगा ये जाके FY25 के लास्ट क्वार्टर में होगा। ओके, चलिए मिस्टर चतुर्थ, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, कंपनी के नंबर्स पर, प्लान्स पर और जो मौजूदा स्थिति है बिजनेस की उस पर बिल्कुल डिटेल में बात करने के लिए और दर्शकों को एक क्लैरिटी देने के लिए कि आगे इस कंपनी से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। थैंक यू सो मच सर।